हेलो फ्रेंड्स, हमने आवर्त सारणी का लेसन शुरू किया था। तो आवर्त सारणी में हमने जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ चुकी थी। और इसके हम जो लोग जो है इसके नियम पढ़ चुके थे। इसका सिद्धांत जो मूल नियम पे आधारित थी, इसको भी हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद से हम लोग प्रवर्धित आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी को भी पढ़ चुके थे। तत्पश्चात जो है हम लोग कुछ इसके गुण पढ़ रहे थे। प्रारूपिक तत्व भी हम लोग पढ़ चुके हैं, विकर्ण संबंध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और सेतु तत्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है हमारा शुरू होता है दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी। यह सारणी इस सारणी को जो है राग वर्णर के द्वारा राग वर्णर और वरी के द्वारा जो है और प्रदत्त जो मॉड्यूल थे उनके द्वारा जो है आधुनिक आवर्त नियम पर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसे दिया गया था। इसमें जो है 7 जो प्रवर्धित हमारी आवर्त सारणी है, इसमें 7 स्तंभ हैं और 7 जो है क्षैतिज स्तंभ हैं और 18 जो है खड़े स्तंभ वाली सारणी है। इसलिए इसे क्या दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा गया है। इसमें उपवर्गों को अलग अलग रखा गया है। इनमें जो है उपवर्गों को अलग अलग कर देने से इनका जो आकार है वो बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए जो है इसे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। प्रवर्धित आवर्त सारणी की जो लक्षण है वो क्या क्या है। इसमें जो है 7 आवर्त हैं। प्रत्येक आवर्त जो है क्षार धातुओं से शुरू होता है और अक्रिय गैस तत्वों पर खत्म होता है। जैसे कि हाइड्रोजन से शुरू हुआ तो हीलियम पे ख़त्म होता है, लिथियम से शुरू हुआ तो नियान पे ख़त्म होता है और सोडियम से अगर शुरू होता है तो आर्गन पे जाकर ख़त्म होता है। प्रत्येक आवर्त के तत्वों का जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वह आवर्त संख्या के बराबर होता है। आवर्त संख्या जो है तत्वों की संख्या आवर्त में तत्वों की जो संख्या है वो क्या निम्नलिखित है। प्रथम आवर्त में 2 संख्या है, द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 है, चौथे और 5वें आवर्त में 18 और 16वें और 17वें में जो है 32 है। लेकिन जो 7वां आवर्त है उसमें 32 होने के बावजूद भी वो क्या है, अपूर्ण है। प्रथम आवर्त में क्या है, प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं। छठवें आवर्त के 14 तत्व और 7वें आवर्त के 14 तत्व जो हैं आवर्त सारणी से बाहर जो है नीचे 2 श्रेणियों में रखे गए हैं। इनमें वर्गों की संख्या 9 है। जो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें जो 9 वर्गों की संख्या है। 9वां वर्ग जो है शून्य वर्ग है। जब हम 9 वर्ग मानते हैं तब 8 शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़ करके से सभी वर्गों को हम 2 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। जब 18 मानते हैं तब इसका उल्लेख उपवर्गों का उल्लेख नहीं करते हैं। छठे आवर्त में 3 वीक में लैंथेनम के साथ जो है लैंथेनाइड भी है और 7वें में जो है एक्टिनियम के साथ जो है 7वें आवर्त के जो है 3rd बी में एक्टिनियम के साथ जो है एक्टिनाइड भी है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में रखा गया है, जो एस से लेकर के P6 तक फैले 18 खानों में फैले हुए हैं। तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया है। प्रथम खड़े 2 स्तंभ जो हैं उनमें स्थित जो है एस ब्लॉक है। अंतिम 6 खड़े स्तंभों में जो है पी ब्लॉक है और बीच वाले स्तंभ में जो है डी ब्लॉक है और नीचे 2 लाइनों में जो 14 तत्व हैं उन्हें वो जो है एफ ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक जो है 4 श्रेणियों में बटे, जो डी ब्लॉक तत्व 4 श्रेणियों में बटे हैं, 3D 4D 5D और 6D सीरीज में बटे हुए हैं। लैंथेनियम के बाद आने वाले 59 से 71 तक के जो है वह लैंथेनाइड कहा जाता है। ये प्रकृति में बड़े ही दुर्लभ होते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और उनका मिलना बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट भी इन्हें कहा जाता है। एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं 90 से लेकर 103 तक, उन्हें हम एक्टिनाइड कहते हैं। और इन्हें जो है हम ट्रांस स्कैंटियम भी कहते हैं। और यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं उन्हें जो है हम ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। इसका सवाल शुरू होता है मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग, कि हम उनके आवर्त सारणी का उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला तो उपयोग ये है कि हम मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग जो है अध्ययन की सुविधा के में करते हैं। आवर्त सारणी में किसी एक उपवर्ग के अध्ययन से उस उपवर्ग के क्या होता है सभी तत्वों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा, परमाणु भार ज्ञात करने में आवर्त सारणी देख करके तत्व की संयोजकता उसके तत्व की संयोजकता का क्या कर लेते हैं हम पता कर लेते हैं। परमाणु भार बराबर होता है संयोजकता गुणे तुल्यांकी भार। उसका तीसरा उपयोग क्या है, परमाणु भारों के संशोधन में। पहले बेरिलियम को त्रिसंयोजी माना जाता था। जो बेरिलियम है आवर्त सारणी में उसे हम जो है त्रिसंयोजी मानते थे। 3 × 4.5 यानी 13.5 होता था इसका परमाणु भार बताया जाता था। किंतु आवर्त में स्थान देखकर संयोजकता 2 ज्ञात की गई, क्योंकि इसका स्थान देख करके संयोजकता इसके कितना ज्ञात की गई 2 ज्ञात की गई। 2 × 4.5 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। इसलिए इनके परमाणु भार में संशोधित किया गया। नए तत्वों की खोज में इसका चौथा उपयोग क्या है कि नए तत्वों की खोज में। आवर्त सारणी में बीच बीच में क्या है खाने छूटे हुए थे, जिससे जो है तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की गई थी। एका बोरान, एका सिलिकॉन तथा एका एल्युमिनियम, बाद में जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम की खोज की गई। बाद में फिर उसमें आवर्त सारणी में रखा गया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष क्या है? इनके दोष ये है कि हाइड्रोजन का स्थान इसमें क्या किया गया सही नहीं बताया गया कि आखिर में रह कहाँ सकता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में भी रह सकता है और हाइड्रोजन जो है पहले में भी रह सकता है, यानी फर्स्ट ए में भी रह सकता है और फोर्थ ए में हाइड्रोजन में भी रह सकता है। हाइड्रोजन को जो है फर्स्ट ए यानी क्षार धातुओं के साथ रखा गया है और सेवंथ ए में जो है हाइड्रोजन के साथ रखा गया। जो हाइड्रोजन के साथ रखा गया जो आवर्त सारणी का क्या है दोष है। हाइड्रोजन की स्थिति जो अनिश्चित होने के कारण जो इसकी स्थिति है वो अनिश्चित है कि यह कहाँ पर रह सकता है, या तो हाइड्रोजन पे रहे या तो फर्स्ट ए पे रहे। यह अनिश्चित होने के कारण जो है इसे हम वांडरिंग एलिमेंट यानी एक तरफ से हम कहें तो इसे आवारा तत्व या घुमक्कड़ तत्व के नाम से जानते हैं। इसके बाद से आता है हमारा दूसरा जो है दोष इसका क्या है कि समस्थानिकों का स्थान। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों की बढ़ते क्रम में रखा। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो हमारे तत्व हैं उनको परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, जबकि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही खाने में रखा गया है। जबकि किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों को क्या किया गया एक ही खाने में रखा गया है, जो मूल नियम आवर्त के विरुद्ध है। यानी जो क्या है मूल आवर्त नियम की है क्या है विरुद्ध है। दूसरा दोष है क्या है, तीसरा दोष जो है समान तत्वों को अलग अलग रखना। यानी जो एक ही प्रकार के जो तत्व हैं उनको अलग अलग रखना। जैसे कार्बन को फर्स्ट ए में रखा गया, फर्स्ट बी में रखा गया है, तो मरकरी को फर्स्ट बी सेकंड बी में रखा गया है, प्लेटिनम को 8th बी में रखा गया है, और गोल्ड को जो है फर्स्ट बी में रखा गया है। कुछ समान गुण वाले तत्व जो हैं जिन्हें एक ही वर्ग में होना चाहिए, जो समान गुण वाले तत्व हो गए जैसे कॉपर और मरकरी हो गया, प्लेटिनम और गोल्ड हो गया, तो इन्हें एक ही तत्व में रखना चाहिए, एक ही वर्ग में रखना चाहिए, किंतु अलग अलग वर्ग में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बताया है कि कॉपर और
मरकरी उसी तरह इनका भी क्या है, गुण समान है, किंतु कॉपर को फर्स्ट पी में रखा गया है और मरकरी को जो है सेकेंड पी में रखा गया है। इसी प्रकार जो प्लेटिनम और गोल्ड का है, समान गुण होने के कारण भी इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। फिर जो है असंगत जोड़े, प्रथम समूह में जो है अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातुओं के साथ जो अक्रियाशील जो सिक्का धातुएं हैं उनको रखा गया है। जो हमारा प्रथम समूह है फर्स्ट ए का, उसमें जो है अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जो क्षार धातुएं जो है बहुत तेजी से साथ क्रिया करती हैं, उनके साथ जो है अक्रियाशील जो धातुएं हैं सिक्का धातुएं जो है उनको रखा गया है। इसे क्या कहते हैं, असंगत जोड़े कहते हैं, जो कि अनुचित है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, CS और FR के बीच में जो है Cu, कॉपर है, अर्जेंटम है और गोल्ड का हृदय जो कॉइनेज है यानी सिक्का धातुएं हैं। उसके बाद से है व्युत्क्रम जोड़ी, जैसे कि हम देख सकते हैं 80 WT से बड़ा क्या होता है 80 WT होना चाहिए, यानी आर्गन के बाद जो है पोटेशियम होना चाहिए, कॉपर के बाद निकल होना चाहिए, 80 के बाद आई व्युत्क्रम जोड़े होना चाहिए। आवर्त सारणी में ऐसे युग में जो क्रम परमाणु भार होने के बावजूद भी अधिक परमाणु भार से आगे पीछे रहते हैं, यानी जो आवर्त सारणी में ऐसे भी युग्म हैं जो क्रम परमाणु भार होने से, यानी क्रम से परमाणु भार बढ़ने के परमाणु भार के क्रम में रखे गए हैं, फिर भी जो है अधिक परमाणु भार जो है पहले और जो है कम परमाणु भार क्या है बाद में आता है। ऐसे युग्मों को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम जोड़े कहते हैं। इसके बाद इनका जो छठा दोस्त क्या है कि इन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति नहीं बता पाई ये लोग। लैंथेनाइड के परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हैं, जबकि एक ही स्थान पर रखा गया है। जो लैंथेनाइड के परमाणु भार वो क्या है, भिन्न भिन्न है, जबकि उन 14 को क्या किया गया, एक ही स्थान पर रखा गया है। इसी प्रकार जो एक्टिनाइड के परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है, फिर भी जबकि उन्हें क्या किया गया, एक ही स्थान पर रखा गया है, जो कि मूल आवर्तन नियम के क्या है, विरुद्ध है। 8वें वर्ग को विभाजित न करना, इसका भी एक दोस्त है कि इन्होंने 8वें वर्ग को विभाजित नहीं किया। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है समस्थानिक दोष की स्थिति समाप्त हो गई एवं समान तत्वों को अलग अलग रखना, ये भी दोष समाप्त हो गए। और इसके बाद जो है 8वें वर्ग को विभाजित न करना, ये दोष यानी जो है आधुनिक आवर्त सारणी में जो निम्न दोष हैं, जैसे कि 8वें वर्ग को विभाजित न करना, लैंथेनाइड की स्थिति, व्युत्क्रम जोड़े, असंगत जोड़े, ये सब चीज़ें जो है अभी भी आधुनिक आवर्त सारणी में थी। उसके साथ आता है प्रावर्धित आवर्त सारणी के दोष। इनमें जो है 2 दोष अभी तक निम्नवत बचे हुए हैं। पहला जो है हाइड्रोजन की स्थिति दोष शेष है, और दूसरा जो है इस आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं आवर्त सारणी के अनुसार क्या है, भिन्न है। जैसे क्रोमियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 होना चाहिए, बल्कि है क्या 3d5 है। उसके प्रकार से जो है कॉपर का जो है 3d9 होना चाहिए, जबकि क्या है 3d10 है। इसी प्रकार 16 अन्य तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या हैं, आवर्त सारणी में के अनुसार मेल नहीं खाते हैं। ये जो 2 दोष हैं ये प्रावर्धित आवर्त सारणी के हैं। आवर्ती गुण क्या था, पेरियोडिक प्रॉपर्टी। आवर्त सारणी में जो गुण बार बार दोहराए जाते हैं, यानी आवर्त सारणी में जैसे कि एक निश्चित क्रम से जो रखने पर जो है उनके गुण क्या होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आवर्ती गुण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो परमाणु त्रिज्या हो गया, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव,
इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता इत्यादि जो है हो गए। तो हम शुरू करते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु के संबंध में 3 परिकल्पनाएं जो है प्रस्तुत की गई। सहसंयोजी त्रिज्या, कोवेलेंट बॉन्ड, वांडर वाल रेडियस, वांडर वाल त्रिज्या, और तीसरा जो है क्रिस्टल या धात्विक त्रिज्या, क्रिस्टल ऑफ रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। पहला हम शुरू करेंगे सहसंयोजी त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। इसी सहसंयोजी अणु के दो निकटतम बंद अणुओं के, यानी दो जो निकटतम बंद अणु हैं उनके बीच की दूरी के आधे भाग को, यानी उनके नाभिक के बीच, उनके दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम उस तत्व के क्या कहते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि आप दे सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन की सहसंयोजी त्रिज्या दी गई है। इनके क्लोरीन के 2 अणु Cl2 का Cl जब रिएक्शन कर रहे हैं तो उनके बीच के जो नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। वांडर वाल त्रिज्या क्या है? किसी सहसंयोजक अणु में जो कोई सहसंयोजी अणु है कि ठोस अवस्था में, सहसंयोजी अणु की ठोस अवस्था में निकटतम 2 आबंध, यानी मान लेते हैं हम Cl2 का, इन 2 एग्जाम्पल लेते हैं Cl2 और Cl2 का, दोनों के हम सहसंयोजी त्रिज्या बनाते हैं। और उन दोनों सहसंयोजी त्रिज्याओं के बीच की जो दूरी है उनके 2 आबंध परमाणुओं के बीच की दूरी, यानी जब दोनों अलग अलग बंधित हो रहे हैं तो उसके एक परमाणु के नाभिक से और इसके एक परमाणु के नाभिक से बीच की दूरी के आधे भाग को जो है वांडर वाल त्रिज्या कहते हैं। इन 2 आबंध परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी के आधे भाग को उस तत्व की वांडर वाल त्रिज्या कहते हैं। तीसरा जो है क्रिस्टल त्रिज्या है, धात्विक त्रिज्या। धातुओं और अक्रिय गैस तत्वों में, धातु होते हैं और अक्रिय गैस तत्वों को जो है इस त्रिज्या का उपयोग किया जाता है। इनकी ठोस अवस्था में निकटतम किन्हीं 2 परमाणु हैं। जब ठोस अवस्था में जो 2 परमाणु आपस में चिपके हुए होते हैं उस समय जो है 2 परमाणु नाभिक के बीच में, यानी उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को जो है क्रिस्टल रेडियस एंड धात्विक त्रिज्या कहते हैं। तत्वों की सहसंयोजी जो त्रिज्या होती है वो सबसे छोटी होती है और वांडर वाल त्रिज्या जो है सबसे बड़ी होती है। थैंक्स फ्रेंड। इसके बाद की अगली वीडियो हम जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद हम PDF, चैप्टर ख़त्म होते ही हम आपको PDF अपलोड कर देंगे।